मोरू डिजिटल वालेट प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम अँध्यारोबाट उज्यालोतिर। ब्याङ्किङ साझेदार एनएमबी ब्याङ्क। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम अँध्यारोबाट उज्यालोतिरको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता विजय जोली, जो लामो समयसम्म भारतीय जनता पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। उहाँ राजनीतिज्ञ त हुँदै हुनुहुन्छ, सँगसँगै उहाँ व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। उहाँले नयाँ दिल्लीमा निर्वाचन जिते यता चाहिँ उहाँको सबभन्दा ठुलो चर्चा भयो। 80 को दशकमा त्यहाँको विश्वविद्यालयमा अटल बिहारी वाजपेयीको अगाडि उहाँले गर्नुभएको सम्भाषण नै उहाँको चाहिँ त्यो राजनैतिक यात्राको त्यो सुरुवात थियो। सँगसँगै कतिपय कुरामा चाहिँ उहाँलाई कृति र कृतित्व राख्न पनि इच्छा लाग्छ। 156 देशको पवित्र जल, त्यो चाहिँ ती देशका नदीहरू र महासागरको समुद्रका जलहरू ल्याएर भारतमा चाहिँ सङ्कलन गर्नुभएको थियो र सन् 2023 को अप्रिल 23 मा जति बेला प्राण प्रतिष्ठा भइरहेको थियो अयोध्यामा राम मन्दिरको, त्यहाँ पनि त्यही दलले अभिषेक गर्नुभएको थियो। उहाँ नेपालमा पछिल्लो 20 वर्षमा 22 पटक आइसक्नु भएको छ। नेपाल भारत सम्बन्ध, आजको भारत, दक्षिण एसिया, सार्कको अस्तित्व लगायत विश्व मानचित्रमा भारतले के सोचिरहेको छ, यिनै विषयमा केन्द्रित भएर हामी संवाद गर्छौँ। संवाद उही सदाबार म नेपालीमा आफ्नो मातृभाषामा प्रश्न सोध्छु, उहाँले आफ्नो मातृभाषामा उत्तर दिनुहुन्छ। विजय जोलीजी, स्वागत छ यहाँलाई। प्रणाम। तपाईको कस्तो अनुराग हो नेपालप्रति? 20 वर्षमा 22 पटक आइसक्नुभयो, जति त आफ्नो माओले घर पनि जाइँदैन होला। मुझे नेपाल से प्यार है, मुझे नेपालियों से लगाव है। कल जब मैं भारत से नेपाल आ रहा था तो मुझे किसी ने मेरे फ़ोन के ऊपर एक व्हाट्सएप डाला, यू आर वेलकम इन योर सेकेंड होम विच इज़ नेपाल। तो ये बताता है कि नेपालियों के मन में भारत के मुझ जैसे राजनेताओं के प्रति कितना अपार स्नेह रहता है। इसलिए पिछले 20 साल के अंदर 22 बार नेपाल आना, जब नेपाल के अंदर राजतंत्र था, जब नेपाल के अंदर राजनीतिक पार्टियां संघर्ष कर रही थी लोकतंत्र के पक्ष में, और बाद में जब लोकतांत्रिक ढंग से नेपाल की विभिन्न सरकारें चुनी गई, प्रधानमंत्री कोराला, प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, बाबूराम भट्टराई, प्रचंड, केपी शर्मा ओली, इन तक की लंबी राजनीतिक यात्रा के दौरान मुझे समय समय पर नेपाल में आकर नेपालियों से बात करने का, संवाद करने का और नेपाली मूल के लोगों को प्रणाम करने का सुअवसर मिला है। पशुपतिनाथ नेपालमा छ, त्यसप्रतिको त्यो श्रद्धा र आस्था भावका कारणले हो अथवा तपाईँ विदेश विभागको प्रमुख भएका कारणले गर्दाखेरि त्यो किसिमको त्यो एउटा जुन सम्बन्ध थियो त्यसलाई नवीकरण गर्न हो, अथवा नेपालमा भएको व्यवस्थालाई अव्यवस्था, स्थितिलाई बेथितिमा रूपान्तरण गर्न तपाईहरुको चासो चाहिँ हस्तक्षेपको तहमा यस्तो यात्राले निर्देशित गर्छ। नेपालियों का प्यार खींच के लाता है और भारत का डॉक्टर विजय जोली ही नहीं, भारत की 70% हिंदू मूल की जनता नेपाल के पशुपतिनाथ में आकर प्रणाम करती है। हम कौन होते हैं नेपाल के लोगों को राजनीतिक पाठ पढ़ाने वाले? हम इस बात से प्रेरित रहते हैं, we will never interfere in the internal political affairs of Nepal। हाँ, नेपाली भाई हमारे पास आते हैं, हम भी नेपाली भाइयों के पास जाते हैं, क्योंकि नेपाल और भारत का रोटी बेटी का रिश्ता नहीं है, सांस्कृतिक रिश्ता है।
अगर नेपाल के अंदर 81.2% हिंदू मूल की जनता है और भारत का विजय जॉली भी एक हिंदू मूल का नागरिक है, पशुपतिनाथ के मंदिर आना हर एक भारतीय का मन का एक विश्वास रहता है। इसलिए नेपाल आना, और नेपाल में आने के बाद मैं सबसे पहले नेपाल की धरती की रज को, मिट्टी को अपने माथे पर लगाता हूं, क्योंकि शायद मुझे लगता है मैं पिछले जन्म में नेपाली था। अगर कोई आपसे और मुझे देखना चाहे तो मैं नेपाली लगूंगा और आप भारतीय मूल के पत्रकार लगेंगे। त्यो सांस्कृतिक अन्तर्घोलन छँदैछ, त्यो नि एउटा वैशिष्ट्यता पनि हो। तर सँगै सिमाना जोडिएका दुईटा देशहरू पारस्परिक रूपमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा यति अन्तर्घोलित छन्, तैपनि सबैभन्दा धेरै बिजाउने कुरा पनि यही छन्। त्यो चाहे सीमाको समस्या होस्, लिपुलेक, लिम्पुवाद्वारा र कालापानीको कुरा होस्, चाहे नाकाबन्दी पटक पटक 2027 सालमा होस्, 2045 सालमा होस्, अस्ति संविधान जारी गर्दा होस्, तपाईहरुले नेपालको सम्प्रभुसत्तालाई सम्मान गर्ने भए त नेपालमा भएको आन्तरिक परिवर्तन र आन्तरिक स्थितिका विषयमा तपाईहरुको किन त्यो स्तरको विमति हुने? सांस्कृतिक रूपमा हामी बीचमा त्यो एक प्रकारको अन्तर्घोलन थियो भने त तपाईहरुले हामीलाई दुख्दाखेरि त तपाईहरुलाई बिजाउनु पर्ने नि, उल्टै तपाईहरु त हामीलाई बिजाउन अभिशप्त हुनुहुन्छ। देखिए, मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारत में 75 लाख नेपाली मूल के लोग शांति से रह रहे हैं। भारत की मिलिट्री के अंदर 32,000 गोरखा रेजिमेंट के नौजवान कार्यरत हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। और ऐसा कौन सा परिवार है, ऐसा कौन सा पड़ोसी राष्ट्र है जिसमें कोई ना कोई छुटपुट विवाद नहीं रहता हो? एक परिवार के 4 भाइयों के अंदर भी जब विवाद हो सकते हैं, तो भारत और नेपाल कोई सीमा का विवाद हो, वो बैठ के सुलझाने का दम रखता है। अगर आपके यहां पर नाकाबंदी हुई तो मैं तब भी नाकाबंदी के समय नेपाल में आया था, वार्तालाप करने के लिए और ये बताने के लिए नाकाबंदी की कुंजी, द की टू द ब्लॉकेड, रिपोर्टेड एलिज्ड ब्लॉकेड ऑफ नेपाल, उसकी चाबी काठमांडू में थी, दिल्ली में नहीं थी। तो तपाईहरुको दृष्टिभ्रम हो। मेरे नेताओं ने, भारत की सरकार ने कभी नेपाल की ब्लॉकेड और नाकाबंदी को प्राथमिकता नहीं दी। जो रसद भारत से आती है उसका भुगतान भी नेपाल की जनता और नेपाल की सरकार करती है। कौन देश होगा जो राजनीति के चलते आर्थिक नाकाबंदी करवाकर अपना भी नुकसान करेगा और मित्रवत पड़ोसी देश का भी नुकसान करेगा? हम नेपाल को मित्रवत देश मानते हैं। We consider Nepal to be a friendly country in our neighborhood. I do agree that there would be many issues which need more clarification through internal dialogue and mechanisms. लेकिन मुझे दर्द होता है जब नेपाल के अंदर 100 करोड़ की लागत से ट्रूमा सेंटर काठमांडू में बनता है तो भारत सरकार उसके अंदर अनुदान देती है। जब 25 अप्रैल 2015 के अंदर नेपाल के अंदर भयंकर भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, पहले 6 घंटों में चाइना ने नहीं, पाकिस्तान ने नहीं, बांग्लादेश ने नहीं, सार्क के अन्य देशों ने नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल के ऊपर 39 हवाई उड़ानों के माध्यम से 571 टन रसद सामग्री भारत ने भेजी थी, क्योंकि भारत को लगता है अगर मेरा भाई दिक्कत में है तो मैं दिक्कत में हूं।
ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं, हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स, सड़कों का चौड़ीकरण, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा में गुणवत्ता से आगे बढ़ने की प्राथमिकता, नेपाल के साथ मिलकर भारत और नेपाल की आर्मी की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, 2014 से लेकर आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेपाल की 5 यात्राएं की हैं और इसी दौरान नेपाल के 9 प्रधानमंत्रियों ने भारत की यात्राएं की हैं। ये दोनों देशों के प्रगाढ़ संबंधों को दर्शाता है। आप उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? प्रगाढताको विषय त छँदैछ, जो मनोमालिन्यता हुन्छ, जे असमझदारी हुन्छ त्यसको मात्रै प्रश्न हो नि त। भलै अब त्यो नाकाबन्दीको विषय यो जगजाहेर विषय छ, 1 दशक यताको कुरा हो, हाम्रा लागि त्यो खिल जस्तो बिजेर रहने विषय हो। तपाईहरुले आफ्नो धारणा भनिरहनुहुन्छ, आफ्नो असहमति हाम्रो ठाउँमा सधैँ छँदैछ। भारत अहिले विश्वमा जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले पहिलो देश हो, अर्थतन्त्रका दृष्टिकोणले यो 5औं देश भइसकेको छ। पछिल्लो मोदीजी आउँदा 11औं देश थियो भने अहिले 5औं ठुलो देश भइसकेको छ। सामरिक भनेको सैन्य शक्तिका दृष्टिकोणले 4थो ठुलो देश हो भारत। तर उसको चित्त चाहिँ सानो छ भनिन्छ के। उसले छिमेकीलाई नै, नेपालको मात्रै कुरा होइन, उसँग बङ्गलादेश खुसी छैन, उसँग श्रीलङ्का खुसी छैन, पाकिस्तानको त कुरै छोडिदिउँ, कुनै त्यस्तो छिमेकी छ जो भारतसँग खुसी होस्। संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी सदस्य राष्ट्र हुन्छु भन्ने देश होइन, अब त्यस्तो देशले त सबैलाई मिलाएर राख्न सक्नुपर्ने थियो नि त होइन। सेक्युरिटी काउन्सिलको म मेम्बर हुन्छु भनेर भन्ने देशले त त्यत्रो आणविक रूपमा पनि, सामरिक रूपमा पनि, आर्थिक रूपमा पनि, जनसाङ्ख्यिक रूपमा पनि धनी देशको त उदारता हुनुपर्ने नि। नेपालसँग मात्रै खटपट रहिन रहेछ नि त। देखिए, मैं आपको याद कराना चाहता हूं, मैं ये विषय नहीं उठाना चाहता था। ये सार्क की कंट्रीज, बांग्लादेश का जन्म वर्ष 1971 में भारत के हस्तक्षेप के बाद, जब लाखों बंगाली मूल के लोगों का बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान की सेनाएं महिलाओं का बलात्कार कर रही थी, आदमियों को मार रहे थे, तब शेख मुजीबर रहमान, जो जिनके संबंध आपके देश के राजनीतिक नेताओं से भी घनिष्ठता के थे, उस समय भारत ने बांग्लादेशियों का साथ देकर पश्चिम पाकिस्तान को, पूर्वी पाकिस्तान को, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में जन्म दिलवाने के अंदर अपना योगदान दिया। बांग्लादेश के अंदर 2 करोड़ हिंदू हैं। अभी हाल ही के तख्ता पलट के बाद जिस प्रकार से वहां पर हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया है, क्या ये भारत सरकार और मुझ जैसे भारतीय जनता पार्टी के सिप्पे सलारों का, सैनिकों का दायित्व नहीं बन जाता कि हम उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएं? बांग्लादेश को कम दामों के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी मिले, बांग्लादेश का एनर्जी सेक्टर भारत उसको सहयोग करता रहा है। श्रीलंका के अंदर एलटीटी और श्रीलंका की सरकार के गतिरोध के बीच में भारत में सरकार किसी की भी रही हो, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी रही हो या राजीव गांधी रहे हो या अब मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हो या इनसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, श्रीलंका की संप्रभुता के मुद्दे के ऊपर भारत ने हमेशा श्रीलंका के लोगों का और श्रीलंका की सरकार का समर्थन किया। श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस में
जब प्रेसिडेंशियल पैलेस को श्रीलंका के लोगों ने ओवररन कोलंबो में कर दिया था, तब भी भारत ने आर्थिक पैकेज देकर श्रीलंका को उस आर्थिक कठिनाई के समय में उभारा। क्या हमने गलत किया? सार्क की इन कंट्रीज में भूटान की बात कर ले। भूटान के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। हां, पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक टेरर फैक्ट्री बन चुका है। भारत के विरोध में आतंकी ठिकानों को, आतंकवादियों को शरण देना, यह पाकिस्तान की फितरत में है। मैं याद कर रहा था 11 सितंबर 2001 अल-कायदा ने जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्विन टावर के ऊपर अटैक किया था, अमेरिकी भूले नहीं थे। 10 साल के बाद 2011 के अंदर उन्होंने अल-कायदा को और उसके सरगना उसामा बिन लादेन को कहां पर पकड़ा? भारत की धरती पर नहीं पकड़ा, पाकिस्तान के एबटाबाद शहर के अंदर उसको लोकेट किया। और जो एक आतंकवादी की सजा होनी चाहिए, वो सजा अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा के नेतृत्व में उसको दी गई। मैं मान सकता हूं कि पाकिस्तान हमेशा चाहता है भारत के अंदर दंगे कराए जाएं, हिंदू और मुसलमान के मुद्दों को उठाया जाए। और अभी जो 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में 26 हिंदुओं को, जिसके अंदर एक मेरा नेपाली भाई भी था, बेगुनाह निर्दोष, उनका धर्म पूछ के उनकी हत्याएं की गई। कि ऐसे पाकिस्तान को सबक सिखाना भारत का दायित्व नहीं बन जाता था? मेरे प्रधानमंत्री और भारत कभी भी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ वॉर के पक्षधर नहीं रहे हैं। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमें उकसाएगा तो उसको सबक सिखाना भी हम जानते हैं। यसको अर्थ अब सार्कको औचित्य नभएको, सार्कको अध्यक्ष हामी नेपाल भएका कारणले पनि यो प्रश्न हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ। तपाईहरुकै कारणले सार्क शिखर सम्मेलन बस्न सकेका छैन नि त एक दशकदेखि। देखिए, कोई भी ग्रुप, चाहे वो यूरोपियन यूनियन का ग्रुप हो जिसमें 33 से ज्यादा राष्ट्र हों, लेकिन वो एक दूसरे के खिलाफ आतंकवाद और आतंकियों को बढ़ाने का काम नहीं करते हैं, इसलिए यूरोपियन यूनियन, नाटो उसके साथ अडिग रहे। लेकिन सार्क के अंदर यूनानिमिटी के अभाव के अंदर पाकिस्तान की इन हरकतों के कारण सार्क आज निष्क्रिय हो गया है। तपाईहरुका कारणले नि, और उसका कारण भारत र पाकिस्तान का कारण। देखिए, भारत और पाकिस्तान का कारण नहीं, भारत के खिलाफ चलाए जा रहे आतंकी युद्ध के कारण। एक तरफ तो पाकिस्तान हम पे आतंकी हमले करे, क्या दूसरी तरफ आप चाहेंगे कि हम उनके साथ टेबल पर बैठकर वार्तालाप करें? ट्रेड और टेरर कभी इकट्ठे नहीं चलते हैं। हमारा कहना था, ये पहले भी कहना था और आज भी कहना है, सार्क की रेलेवेंस, सार्क का डायलॉग, सार्क की यथार्थवादी नीतियां जो सार्क के देशों के लोगों को एकजुट करती, फ्री ट्रेड अमंग द सार्क नेशंस, भारत की झूठी करेंसी पाकिस्तान में छपवाई जाती है और भारत में भिजवाई जाती है। ऐसे परिस्थितियों में सार्क का इररिलेवेंट होना स्वाभाविक है। इसलिए भारत का आज भी ये मानना है, अगर भारत विरोधी गतिविधियां समाप्त होंगी तब वार्तालाप शुरू होगी, तब हम बैठेंगे, बात करेंगे, डायलॉग करेंगे,
एक दूसरे के ट्रेडिंग इंटरेस्ट, हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, academic interest, military interest, or free trade among these largest economies of the SAARC nations can get forward. इसमें भारत का कोई दोष नहीं आप बता सकते। भारत ने इन देशों की मदद और तो और कोरोना पेंडेमिक के समय 1 लाख कोरोना की टीके, इंजेक्शन नेपाल के भाइयों की और बहनों की जान की रक्षा करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भेजे। भारत को नेपालसँग चाहिँ के इन्ट्रेस्ट हो, के कुरा चाहन्छ भारतले नेपालसँग? भारत नेपाल से कुछ चाहता नहीं है। हम आपसे प्यार चाहते हैं, हम आपसे लगाव चाहते हैं। इट इज द डिप्लोमेटिक आंसर। नो आई विल कम टू, आई विल टेल यू द आंसर। हम आपकी आर्थिक मदद करें, हम आपकी पॉलिटिकल मदद करें, हम आपकी डिप्लोमेटिक मदद करें। नेपाल और भारत के इश्यूज को आप यूनाइटेड नेशंस में ले जाएं। भारत हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा है, अगर नेपाल का विकास होता है तो भारत का विकास होता है। भारत ने यह कभी नहीं चाहा नेपाल के अंदर भयंकर परिस्थितियां बने। और मैं आपको बात बताना चाहता हूं, आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं, जो पीस पैक्ट नेपाल के रेबेल ग्रुप्स और नेपाल की पॉलिटिकल पार्टीज में हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के इनिशिएटिव के ऊपर हुआ, जिसके चलते माओवादियों ने मेन स्ट्रीम को और मेन स्ट्रीम का रास्ता चुना। प्रचंड जी नेपाल के प्रधानमंत्री बने। नेपाल हमेशा शांति प्रिय रहे, यह हमारा लक्ष्य रहा है। और हम नेपाल क्यों आते हैं? हम आपसे कुछ लेने नहीं आते, हम देखने आते हैं किन चीजों में हम आपका सहयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरा दिल फट जाता है जब हम तो अपना बड़ा दिल दिखाएं और काठमांडू की सड़कों के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री के पुतले जलाए जाएं। दिस कैन नॉट बी ए वन वे ट्रैफिक। हम आते हैं, बताते हैं, बात करते हैं, डायलॉग करते हैं। मेरा आपसे प्रार्थना है, आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से नेपाली मूल के लोगों को, जिनको राजनीति के चलते गुमराह किया जाता है, वो समझें हमारे और आपके रिश्ते चाउमीन के नहीं हैं, हमारे और आपके रिश्ते रोटी और बेटी के हैं। मेरा सेक्रेटरी जो मेरे साथ 25 साल से काम कर रहा है, इस इंटरव्यू रूम के बाहर है, उसकी बीवी नेपाल की है। नेपाल और भारत के लोगों के जो हजारों शादियों के संबंध आगे बढ़ रहे हैं, इन दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं। नेपालमा भारत विरोधी गतिविधिका कारणले कयौं पार्टी जन्मिए, कयौंले चुनाव जिते। त्यो नि नेपालको राजनीतिको सबभन्दा एउटा बिकाउ मुद्दा बनेको छ। पटक पटक राजा महेन्द्रको पालादेखि, त्योभन्दा अगाडिदेखि, सुगौली सन्धिदेखि, जति बेला चाहिँ भारत स्वतन्त्र थिएन, अङ्ग्रेजको शासन थियो र आजसम्म पनि भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्छु भनेर जन्मिएको माओवादी त्यो पनि कसरी आएको छ, आज उजागर भएको छ। अरुण कुमार सुवेदीजी जो अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका जानकार हुनुहुन्छ, शेरबहादुरज्यूको सल्लाहकार, उहाँले भन्नुभएको थियो कि उग्र भारत विरोधी नै साँच्चीकै भारत परस्त हुन्, किनभने त्यसलाई चाहिँ भारतले नै त्यसलाई त्यस्तो फिड गरेको छ। मैले सबैलाई भने होइन, उहाँकै शब्द अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि एन्टी इन्डियन आर प्रो इन्डियन बिकज दे आर फिडेड बाई द इंडियन इंटेलिजेंस। मैं आपकी इस बात को निराधार कहता हूं। अरुण कुमार सुवेदी को कुरा हो। मेरे कार्यक्रम में अघिल्लो साता भन्नुभयो। मैं अरुण कुमार सुवेदी जी का बहुत सम्मान करता हूं। वो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, वो पूर्व प्रधानमंत्री के फॉरेन सलाहकार भी रहे हैं।
मैंने तो पूरी जिंदगी राजनीति की है। मैं तो प्रधानमंत्रियों के साथ भी काम किया, राजनेताओं के साथ भी काम किया, राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी काम किया। नेपाल के अंदरूनी मामलों के अंदर हमारा हस्तक्षेप नहीं है। आप अपने मधेश के लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, उसके कारण वो गतिरोध पैदा हुआ था। इसलिए मैंने कहा था, द की टू दिस ब्लॉकेड is in Kathmandu, not in New Delhi. The reason of the anti-Indian sentiment to the Nepalese is not the reason by the Kathmandu. The key is with the New Delhi. No, sir, I don't agree with you. नेपाल की इतना सहयोग करने के बाद, नेपालियों को गले से लगाने के बाद, नेपाल की मिट्टी को अपने माथे पे लगाने के बाद, क्या मेरे जैसे नेशनलिस्ट, पैट्रियोटिक इंडियन को आप ये कहना चाहते हो कि हम दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं? नो सर, हम जो दिखाते हैं वही हम करते हैं, जो हम कहते हैं वही हमारे दिल के अंदर होता है। नेपाल के अंदर अगर एक बॉम्ब भी फूटता है, उसका दर्द दिल्ली में बैठे हुए हम लोगों को भी त्यसो होता भए यो है। सीमाको समस्यालाई किन गिजोलिरहेको त, किन समाधान नगरेको? सीमाको कुरा नि कालापानी लिपुलेक लिम्पुवा धुराको मात्रै होइन, सुस्ताको मात्रै होइन, महेशपुरको मात्रै होइन, उता पशुपतिनगरसम्मको विषय त नेपाल भारतका सीमाले 94% टुङ्गियो भनेका छन्। त्यो बाँकी चाहिँ किन अड्काइरहेको? त्यसैले त एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट भइरहेको छ। त्यस्तै म केही उदाहरण दिउँला। नेपालमा अधिकांश परियोजनामा भारतीय लगानी छ, किन त्यो तन्काएर राखेको? चाहे त्यो हुलाकी राजमार्ग होस् अथवा लाइसेन्स लिएर नगरेको तपाईँको ठुला ठुला विद्युत परियोजनाहरू हुन्। लाइसेन्स लिने तर त्यसलाई निरन्तरता नदिने, अनि त्यसले भारत विरोधी अवधारणा नजागे के ले जाग्छ त? मेरा एक ही इस प्रश्न का उत्तर है, नेपाल के आंतरिक राजनीतिक गतिरोधों के चलते, वन अपमैनशिप की पॉलिटिक्स के चलते, जो सबसे ज्यादा भारत का विरोध करेगा वो नेपाल के जनमानस के दिल की तारों को छूकर सत्ता में आएगा। जिस दिन राजनीति को परिहार कर देंगे, जिस दिन आप राजनीतिक चश्मे को उतार कर पड़ोसी के चश्मे से देखेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है जो डिप्लोमेटिकली अक्रॉस द टेबल बैठकर डायलॉग के माध्यम से सुलझाया नहीं जा सके। और जिन क्षेत्रों की आप बात करते हैं, 1950 से लेकर अब तक आपकी सरकार की सहमति के साथ भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज नेपाल की रक्षा के लिए और भारत की रक्षा के लिए उन जगहों पर तैनात हैं जिनको आप आज डिस्प्यूटेड एरियाज कहते हैं। मेरा आज भी मानना है, नेपालको संविधान संसद भित्रका सरिता गिरी एकजना बाहेक सबैले सर्वसम्मतले भनेको छ त त्यो डिस्प्युटेड एरिया हो। मैले भने हो र? आपने नहीं बनाया, लेकिन राजनीति से प्रेरित होकर जिन बातों का समाधान अक्रॉस द टेबल होना चाहिए था, उसको आपने अपनी संसद में एक रेजोल्यूशन लाकर पारित कर कर आप क्या भारत को बुली करना चाहते हैं? भारत को थोपना चाहते हैं? नहीं चलेगा। इश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस, प्यार से, प्रेम से, स्नेह से, अंडरस्टैंडिंग से, डिप्लोमेटिक स्टाइल से, पॉलिटिकल एंगेजमेंट से, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को दूर कर कर इन इश्यूज का अगर आप समाधान करने का विचार रखेंगे और राजनीतिक चश्मे को उतार कर साइड में रखेंगे, हमारा राजनीतिक चश्मा तो उतरा हुआ है। अब मैं ये आपको हाथ जोड़ के बोलूं कि आपने तो शायद
चश्मा लगाकर और राजनीति के परिदर्शिता से इस पूरे मुद्दे को देख रहे हैं, तो आई लीव द बेस्ट डिसीजन अप टू यू। नेपाल भारतका सबै मुद्दालाई टुङ्ग्याउन, त्यो जलस्रोतको विषय होस्, चाहे त्यो सीमाको विषय होस्, अथवा इतिहासदेखि 1950 को सन्धिदेखि वर्तमानसम्मका विषय होस्, यी सबै विषय टुङ्ग्याउनलाई भारतका तर्फबाट 4 जना प्रबुद्ध सदस्य र नेपालका तर्फबाट 4 जना प्रबुद्ध सदस्य, उताका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र यताका अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा प्रबुद्ध समिति गठन भयो। त्यसले प्रतिवेदन पनि बुझायो, तर त्यो प्रतिवेदन किन बुझ्न नभने त समाधान गर्ने भए? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर तो भारत सरकार और उसके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही दे सकते हैं, लेकिन मुझे जितनी समझ, मेरी जितनी फीडबैक है, उस फीडबैक के अकॉर्डिंगली जो एमिनेंट ग्रुप ऑफ सिटीजन्स ऑफ बोथ द कंट्रीज की जो कमेटी बनी थी, जो सुझाव उसके अंदर आए थे, वो सुझाव पारित होने से पहले, भारत के अनुमोदन से पहले, जिस प्रकार से नेपाल के राजनीतिक घटनाक्रम बदलते गए, एक सरकार आई, फिर दूसरी सरकार आई, फिर तीसरी सरकार आई, आपकी सरकार की, आपकी ब्यूरोक्रेसी की, आपके फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स की, ये मैं कमी कहूँगा, जिस कमी के चलते एमिनेंट ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द साइड्स वो कंसेंसस डिसीजंस इम्प्लिमेंट नहीं हो सके। दुईटै देशका सबै सदस्य सहमत भएर तयार गरेको, तपाईले अघिदेखि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि विषयलाई एकपक्षीय रूपमा होइन, टेबलमा बसेर छलफल गरौँ, डिप्लोमेटिकली मिल्छ भन्नुभयो, त्यही मिलाउन गठन गरियो, अनि त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि कसरी हुन्छ? अस्वीकार किसी ने नहीं किया, लेकिन स्वीकार भी नहीं किया, क्योंकि आपकी सरकार के लोग आंतरिक राजनीति में ज्यादा लगे रहे, बनस्पत पड़ोसी देशों के साथ नेपाल के संबंध और प्रगाढ़ हों, उसकी ओर कम ध्यान रहा। माफ करिएगा, आपको मेरे उत्तर से सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, लेकिन दिस इज अ हार्ड रियलिटी। जब आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और पाकिस्तान को इक्वेट करते हैं और फिर आप हमसे जुडिशियस डिसीजन की अपेक्षा करते हैं, प्लीज डू इंट्रोस्पेक्शन विद इन योर ओन हार्ट, विद इन योर ओन पॉलिसीज, within the moves of your own government. I am very humbly, softly, politically pinpointing this question because आज का ये इंटरव्यू लाखों और करोड़ों नेपाली, ना केवल नेपाल में अपितु 75 लाख नेपाली जिनको भारत में आने के लिए वीजा नहीं चाहिए, जिनको हम अपना भाई मानते हैं। मेरे घर में 3 नेपाली भाई काम करते हैं, मेरी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट के अंदर 6 नेपाली भाई काम करते हैं। दुनिया के मैं किसी भी देश में गया, पहला भारतीय मूल के लोग, दूसरे नेपाली मूल के लोग, क्योंकि मेहनत मुशक्कत करने में आपका और हमारे ओरिजिन के लोगों का कोई सामना नहीं कर सकता। मलाई थाहा छ कि मैले सोधिरहेको प्रश्न मेरो मात्रै होइन, यो राजनीतिज्ञकोदेखि लिएर नेपाली नागरिकको प्रश्न हो, र तपाईले दिइरहेको उत्तर पनि मलाई दिइरहनु भएको छैन। तपाईले त हरेक चोटि आउँदाखेरि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबै पार्टीका प्रमुख र पदाधिकारीलाई भेट्नुहुन्छ। भेटमा भन्न नचाहेको, नसकेको कुरा पनि यहाँ भनिरहनु भएको छ नि त। मैले त त्यही भएर त यो प्रश्न सोधिरहेको छु। आपको लगता है मेरा बिजनेस, मेरी राजनीति नेपाल आधारित नहीं है? If I claim that I have visited 94 countries of the world, तो मैं स्पेड को स्पेड कहना भी जानता हूं। आपको क्या लगता है जो 1-to-1 वार्ताएं होती हैं, बातचीत होती है, कटसी कॉल होते हैं, क्या उनके अंदर हम ये मुद्दे नहीं उठाते हैं? आज नेपाल के अंदर 1/4 ऑफ द यंगस्टर्स ऑफ नेपाल पलायन कर गए हैं वेस्टर्न कंट्रीज को, क्योंकि आप नेपाल को डेवलप नहीं कर पाए। आप नेपाल के अंदर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं ला पाए, क्योंकि आप नेपाल के अंदर अच्छे रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं करा पाए,
क्योंकि नेपाल के अंदर अच्छे शिक्षा के संस्थान जो मॉडर्न एजुकेशन दे सकें नेपाल के मेहनतकश काम करने वाले लड़के और लड़कियों को, इसलिए वो पलायन हो रहा है। आपको क्या लगता है कि हम ये बातें विनम्रता से, प्यार से, क्योंकि मैं तो नेपाल के राजनेताओं से भी मिलता हूं और नेपाल के रेस्टोरेंट में काम करने वाले नेपालियों से भी मिलता हूं। अभी मैं कतर देश गया था। कतर में मेरा मन किया मैं चाइनीज डिश खाऊं। जब मैं चाइनीज रेस्टोरेंट में गया, वहां चाइना के कुक्स नहीं थे, 4 नेपाली कुक्स कतर के चाइनीज रेस्टोरेंट में चाइनीज खाना बना रहे थे। मैंने उनसे पूछा, नेपाल तो आज तरक्की पे है, आपको कतर क्यों आना पड़ा? कहने लगे आर्थिक लाभ के लिए। मैं चाहता हूं आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया के अंतर्गत जिस प्रकार से बड़ी बड़ी दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज भारत के अपने अंदर कंपनीज फैक्ट्रीज खोल रही हैं, एम्प्लॉयमेंट का सृजन हो रहा है, उस प्रकार के लॉन्ग टर्म व्यू प्लान से नेपाल को भी विकसित किया जाए। अगर 100 में से 2 विषयों पे आपका और हमारा मतभेद है, तो 98 विषयों पर हम तो एक ही हिंदुत्व की संतानें हैं। प्रसङ्ग हिन्दुत्वको आयो उत्तरार्धतिर नि अन्त्यतिर, तपाईहरुले भन्न नचाहेको हो कि भन्न नखोजेको हो कि हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने लागेर हो कि नेपालको संविधानमा तपाईहरुलाई धर्मनिरपेक्षता भएको मन नपरेको हो? भारत भी सेकुलर देश है और नेपाल की टोटल पॉपुलेशन का 81.2% लोग हिंदू मूल के हैं। मैं कौन होता हूं कमेंट करने वाला? अगर मैं कमेंट कर दूं गर्नु तो आप जैसे प्रेस के मित्र सहयोगी ये कहेंगे इंडियन बीजेपी लीडर इज इंटरवीनिंग इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ नेपाल। नेपाल को रिपब्लिक रहना है या हिंदू राष्ट्र होना है, ये नेपाल की जनता निर्णय करेगी। लेकिन एक हिंदू होने के नाते मेरा भी दिल धड़कता है जब मैं नेपाल के घटनाक्रमों को देखता हूं। और मैं आपको अभी बता दूं, भारत के अंदर जिस प्रकार से एक नेशनल रिकंसिलेशन के नाते हिंदुत्व को और सनातन को जो एक गति मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद, उससे हमारा सेकुलरिज्म खतरे में नहीं पड़ा है। आज हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान के साथ एयर स्ट्राइक्स के अंदर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, चाहे वो सैयद शाहनवाज हुसैन हो, चाहे नजमा हेपतुल्ला हो, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हो, या कॉन्टेम्परेरी ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष LIC साहब क्यों ना हो। और जिस प्रकार से नेपाल के अंदर आज हवा चल रही है और जिस प्रकार से भारत के अंदर एक हवा सनातन के हिंदुत्व के समर्थन में चल रही है, क्या एक हिंदू सऊदी अरेबिया में जाकर ये कह सकता है कि आई एम प्राउड टू बी ए हिंदू? लेकिन भारत के अंदर एक मुसलमान ये कह सकता है आई एम प्राउड टू बी ए मुस्लिम एंड आई एम प्राउड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। और सेम आपके देश के अंदर भी। इसलिए हम मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, सिखों को, मिनॉरिटीज को भारत में अट्रैक्ट करने के लिए उनको जो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लेके आए थे, जो प्रताड़ित हिंदू हैं अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, उनको भारत की नागरिकता मिले। लेकिन उनको अपोज किन्होंने किया? जो जनता को गुमराह करना तो जानते हैं, लेकिन उनके साथ न्याय करवाना नहीं जानते। मेरी आपसे निवेदन है, आपकी वाणी से, आपकी लेखनी से, आपके इंटरव्यूज से दुनिया भर के नेपाली प्रभावित होते हैं। आई सैल्यूट यू सर, बट वॉट एवर यू से,
should be with a positive intent, ताकि नेपाल सशक्त बने, नेपाल शक्तिशाली बने, नेपाल पीस और प्रोग्रेशन के राह पर चले, ना कि नेपाल के नौजवानों को राजनीति के चलते एंटी इंडिया का पाठ पढ़ाया जाए। हम उसका फर्मली विरोध करते हैं। हस्, समय संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भारतीय जनता पार्टीका पूर्व विदेश विभाग प्रमुख वरिष्ठ नेता डाक्टर विजय जोली। उहाँ नेपाल आएको मेसो पारेर आज हामीले संवाद गऱ्यौँ। उहाँको यो पछिल्लो 2 दशकमा 22औं यात्रा हो। भाषा अघि नै भनिसकेँ। उहाँ आउँदा आउँदा अल्प अल्प त नेपाली भाषा बुझिसक्नु हुने भएको छ। अब नेपालीहरूको त हिन्दी भाषा बुझि नै हाल्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा नेपाली र हिन्दी भाषामा यो संवाद गऱ्यौँ। अँध्यारोबाट उज्यालोतिरको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। नमस्कार। मोरू डिजिटल वालेट प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम अँध्यारोबाट उज्यालोतिर। ब्याङ्किङ साझेदार एनएमबी ब्याङ्क।